हेलो दोस्तों, 28 जून है। एलोन मस्क साहब का आज बर्थडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके बर्थडे पे तुम बच्चों के साथ कुछ टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए, बिकॉज ही कॉल्स हिमसेल्फ अ टेक्नोलॉजिस्ट। वो उनका ये मानना है, भाई एलोन मस्क साहब का मानना है कि टेक्नोलॉजी में इतनी पावर है कि वो ह्यूमन रेस की डेस्टिनी को बदल सकती है, और वो खुद इस चीज़ को प्रूव करने में लगे हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनका फाल्कन 9 स्पेस एक्स का रीयूजेबल जो व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल, जो सैटेलाइट्स के ऊपर लेके जाता है और जिसकी फर्स्ट स्टेज वापस आके धरती पे खड़ी हो जाती है। इतना आसान नहीं था ये सब बनाना। ऑब्वियसली इट टुक टाइम, इट टुक लेबर, इट टुक हार्ड वर्क ऑफ द थिंकिंग ब्रेन्स, लेकिन सच करके दिखा दिया। अब बातें करते हैं कि इसके पीछे आइडिया क्या था। तो देखो, एलोन मस्क साहब की ही मैं बात करूं तो उनने ये आर्ग्यूमेंट उन्हीं का दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आप हर बार एक फ्लाइट के बाद एरोप्लेन को डिस्कार्ड करेंगे तो भाई आप एक खुद बता दीजिए, और बच्चे लोग भी तुम सोच सकते हो कि अगर हर एक फ्लाइट के बाद एरोप्लेन को डिस्कार्ड कर दिया जाए और बोला जाए भाई नया बनाना पड़ेगा, तो कितने लोग हैं अपने में से जिनने आज तक जिंदगी में कोई एक फ्लाइट ली होती, कभी एरोप्लेन में बैठे होते? कभी भी नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ जाता। क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री इतनी इसलिए बढ़ पाई क्योंकि एरोप्लेन जो है वो रीयूजेबल हैं, वो लैंड करते हैं, फिर से उसमें पैसेंजर्स आते हैं, फिर वो टेक ऑफ करते हैं, फिर लैंड करते हैं। इसी पर्टिकुलर आइडिया पे उन्होंने बोला कि अगर मैं एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बना दूं जिसको रीयूज करा जा सके तो मैं कॉस्ट को काफी कम कर दूंगा, और जो स्पेस टूरिज्म है, जो स्पेस की इंडस्ट्री है, उसको रेवोल्यूशनाइज करा जा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं ये ट्राई करूंगा कि जो मेरे जेईई और नीट के फिजिक्स वाले बच्चे हैं, जो फिजिक्स को पढ़ते हैं, किस तरीके से फिजिक्स की छोटी छोटी चीजें अपने को हेल्प करती है, ये समझ सकते हैं कि कैसे इस लॉन्च व्हीकल की फर्स्ट स्टेज को वापस नीचे लाया जा सकता है। देखो अभी थोड़ा सा ध्यान दे, तो जब ये लॉन्च व्हीकल नीचे आता है, व्हेन इट जस्ट डिसेंड्स टुवर्ड्स दी अर्थ, नीचे लैंड करने के लिए आता है, तो देखो सबसे पहले इसके 4 पैर खुलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ फायर हो रहा है और नीचे थ्रस्टर चल रहा है, ठीक है। ये कुछ चीजें, यहाँ पे एक चीज जो क्लियरली विजिबल नहीं है वह इसके फिन्स, यहाँ पे फिन्स हैं, यहाँ पे थोड़े से तुमको दिख रहा है ना, 2 चीजें बाहर निकली हुई है, वो नीचे धुआं उसके बगल में। इन सारी चीजों की अपन बात करेंगे कि कैसे ये हेल्प करते हैं बैलेंसिंग में। वेरी बेसिक फिजिक्स। ये मान लो जो मेरे बच्चे हैं, जो 12th तक के बच्चे हैं, मैं उनके लिए ये स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि वो अप्रिशिएट कर पाए पावर ऑफ फिजिक्स को। सबसे पहले बात करें फाल्कन 9 की, तो फाल्कन 9 दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल असेंबली में असेंबल होता है। मोस्टली जैसे लॉन्च व्हीकल जो होते हैं, जैसे अपना पीएसएलवी वगैरह है, वो वर्टिकल असेंबली में होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। ये जो 2 चीजें, ये जो मैंने बात की ना फिन्स की, वो ये हैं जो अभी स्टोर्ड हैं, ये फिन्स हैं। और वो जो धुआं निकल रहा था ना, जो एक पार्ट में तुमने देखा था, वो यहाँ से निकलता है। इन पे अपने को ध्यान रखना है कि इनका क्या रोल है, ठीक है। अब आगे आए अगर अपन, तो थोड़ी सी डिटेल। तो जो अपना फाल्कन 9 है, तकरीबन 70 मीटर ऊंचा, लंबा है, टॉल है, 5,50,000 किलो ये उसका वजन हो गया। 22,800 किलो की वो सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सकता है। और अगर मार्स पे जाने का प्लान करें अपन, तो तकरीबन 8,300 किलो मास को वो मार्स पर लेके जा सकता है। एंड ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटीज हैं। अगर कंपेयर करें जीएसएलवी से, तो जीएसएलवी एज कंपेयर टू दिस, वो तकरीबन ये जो है मास 8,300 किलो, ये कैपेबिलिटी जीएसएलवी की काफ़ी कम हो जाती है अगर मैं मार्स की बात करूं तो, ठीक है। यानी ये जीएसएलवी से ज़्यादा पावरफुल है, अपना जो जीएसएलवी मार्क 3 है उससे, ठीक है। अब आगे देखें तो इंजन जो है इसके अंदर, वो भी एक बड़ी ही पिक्यूलियर चीज़ है। जो अपना फाल्कन 9 है उसके अंदर मर्लिन नाम से इंजन जो यूज़ होता है, वो इस तरीके से अरेंज्ड होता है, ठीक है। 9 इंजन होते हैं, तुम काउंट करोगे अगर, तो 8 जो है वो सर्कल में, एक बीच में है। इसका भी अपना अलग फायदा है, बैलेंस का ज़्यादा अच्छा फायदा है। ये माना जाता है कि ये इंजन जो यहाँ पे लगे हुए हैं ना, रॉकेट इंजन जिनका नाम है मर्लिन, ये इंजन ऐसे हैं कि अगर इसमें से कोई 2 इंजन भी खराब हो जाएं तो भी ये लॉन्च व्हीकल जो है अपना टास्क पूरा करके आ जाएगा। सैटेलाइट लॉन्च भी कर देगा और वापस धरती पे आके खड़ा भी हो जाएगा। लेकिन सदा से ये इंजन ऐसे नहीं लगे हुए थे। पहले इंजन का अरेंजमेंट यूँ होता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जैसे जैसे समझ ज़्यादा बढ़ती है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा मिलती हैं, जैसे जैसे लॉन्च ज़्यादा होते हैं, तो समझ में आता है कि डिज़ाइन अगर थोड़ा चेंज करें तो काफ़ी एफिशिएंट किया जा सकता है, कॉस्ट एफिशिएंट किया जा सकता है प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आसान किया जा सकता है, साइज और शेप के हिसाब से हम ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए इस अरेंजमेंट को इसमें चेंज कर दिया और इसको कहते हैं ऑक्टावेब। इस अरेंजमेंट का नाम है ऑक्टावेब अरेंजमेंट ऑफ मर्लिन इंजन्स, ठीक है। अब खास बात क्या है, ये देखो, ये पूरी असेंबली दिख रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल असेंबली है और यहाँ पे अपने पास ऑक्टावेब वाला सेटअप है। अब देखो, ऐसा ही सेटअप कभी पहले भी यूज हुआ था। ये जो तुमको भीम का ये चीज दिख रही है, ये सोवियत के टाइम का N1 लॉन्च व्हीकल है। ये कभी लॉन्च नहीं हुआ, ये पूरा जो मिशन था ये एकदम कंप्लीट फेल हो गया था, ये बंद हो गया था, एकदम पैक हो गया था। लेकिन ये सुपर हैवी रॉकेट था। सुपर हैवी लॉन्च व्हीकल मतलब
कि 1 लाख 2 लाख किलो का सामान लेके उड़ने वाला, बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था सोवियत्स का। वो चाहते थे कि ये हमें, इनकी टक्कर में कौन था, अपोलो मिशन में जो गया था ना, उसके टक्कर में उनने ये N1 लॉन्च व्हीकल बनाया था, लेकिन ये कभी लॉन्च नहीं हुआ और ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था ये ठंडे बक्से में चला गया और स्क्रैप ऑफ हो गया था। यहां पे अगर तुम देखोगे ना तो तकरीबन 30 इंजन लगे हुए हैं सर्कल में, लेकिन ये पागलपंती कहलाई गई। क्यों? क्योंकि इसके चलते जो थ्रस्ट आ रहा था, जो सब लोड लग रहा था, यही लॉन्च व्हीकल का ऊपर का पार्ट उसी को नहीं झेल पा रहा था और बार बार जो लॉन्च फेलियर्स हो रहे थे। तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सेंसिबल सा है। 9 लगाए हैं, 8 गोले में और 1 बीच में, ठीक है। अब आगे बात करें तो जो फ्यूल यूज होता है इन मर्लिन इंजन में, वो भी देखो बड़ी मस्त चीज़ है। अगर तुम पढ़ोगे तो कैरोसिन लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल दोस्तों, रॉकेट ग्रेड कैरोसिन यूज होता है, जिसको रॉकेट प्रोपेलेंट 1 कहते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन की हेल्प से वो बर्न होता है, वो उसका ऑक्सीडाइजर हो गया। यहाँ पे खास बात क्या है, ये जो RP1 है, जो कैरोसिन है ना, रॉकेट ग्रेड कैरोसिन जो है, जो RP1 है अलोंग विद द लिक्विड ऑक्सीजन, जब ये बर्न होता है तो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है अगर मैं उतना ही यूज़ करूँ लिक्विड हाइड्रोजन को। यानी अगर मेरे पास लिक्विड हाइड्रोजन है और मेरे पास RP1 है, दोनों को अगर मैं बर्न करता हूँ तो मेरे को इसमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। दैट्स व्हाई इट इज़ बीइंग यूज्ड हियर इन फाल्कन। और फाल्कन का जो थ्रस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया कि आप 8000 किलो के एक स्पेस क्राफ्ट को मार्स तक लेके जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है दोस्तों, राइट। आगे देखें अपन, फैल्कन 9 ऐसा डिजाइन करा गया है कि अगर इसके 2 इंजन फेल हो जाएं, ऑक्टावेब में जो इंजन है उसमें 2 इंजन अगर फेल हो जाएं 9 में से, तो भी ये अपना पूरा मिशन भी करके आएगा और वापस आके एकदम सेफली लैंड भी कर जाएगा, राइट। अब बात आती है कि लैंडिंग प्रोसेस क्या होता है। देखो इस फोटो में तुमको थोड़ा क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे तुमको दिख रहे 2 बाहर निकले हुए प्रोट्रूजन्स, ये फिन्स हैं, और ये जो हैं ये लेग्स हैं, थ्रस्टर फायर हो रखा है। अब इन सारी चीज़ों को अपन समझेंगे। देखो तो जो फैल्कन 9 है उसकी जो पहली स्टेज है जो वापस आके लैंड करती है, उसके अंदर स्मॉल कार्बन फाइबर लैंडिंग लेग्स होते हैं, जो कि जब वो उड़ता है तो उसके चिपके हुए होते हैं, और जब वो नीचे आता है तो वो खुलते हैं। ये अपने एनिमेशन में भी देखा था, ठीक है। अब देखते हैं कि जाते कैसे हैं। तो यहाँ देखो, तो ये है लॉन्च का टाइम। लॉन्च के टाइम में तुमको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है, ये लेग्स हैं जो कि जब लैंडिंग का टाइम आएगा तो खुल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये इसमें से पैक्ड थे, यूं बंद थे ये इसके अंदर। अब यहाँ पे जब ये बंद रहते हैं, लैच्ड रहते हैं, इसके अंदर ये दे यूज न्यूमेटिक, सारी कंट्रोल न्यूमेटिक होते हैं। तो न्यूमेटिक आर्म्स हैं, न्यूमेटिक पुशर्स हैं, जो कि इसको हवा को यूज करके पुश करते हैं, और लैंडिंग जब करनी होती है उससे पहले वो खुल जाते हैं, जो अपने एनिमेशन में देखा था। सो दीज आर दी लेग्स, जो कि जब जाता है तो स्टोर्ड होते हैं और जब लैंडिंग का टाइम आता है तो वो खुल जाते हैं। एंड दे आर ऑफ कार्बन फाइबर, यानी सुपर स्ट्रेंथ होती है और वेरी 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 लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं लेकिन स्ट्रेंथ में बहुत ताकतवर होते हैं, ओके। कोल्ड गैस थ्रस्टर्स नियर द टॉप फ्लिप द रॉकेट अराउंड सो इट्स अपराइट। अब जब मैं लॉन्च करता हूँ ना लॉन्च व्हीकल को, तो जो फर्स्ट स्टेज अलग होती है ना, सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज जब अलग होती है, तो मेरा लॉन्च व्हीकल सीधा नहीं होता, वो किसी एंगल पे होता है, क्योंकि वो जा रहा है ट्रेजेक्ट्री में। तो यहाँ पे इसको सीधा करके वापस नीचे लाना है। उसको सीधा करके नीचे लाने के लिए दे यूज कोल्ड गैस थ्रस्टर्स। क्या होते हैं कोल्ड गैस थ्रस्टर्स? तो अब यहाँ देखो, तो यहाँ से जो तुमको धुआं निकलता दिखेगा ना, ये कोल्ड गैस थ्रस्टर्स हैं। कोल्ड गैस थ्रस्टर्स का मतलब ये कि यहाँ पे कोई बर्निंग नहीं होती, यहाँ पे कोई फ्यूल बर्न नहीं होता। यहाँ पे एक गैस है, एक इनर्ट गैस है कोई, जिसको बहुत ज्यादा प्रेशर पे बंद किया हुआ है और फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल के थ्रू उसको रिलीज किया जाता है। उतना ही रिलीज किया जाता है जितनी जरूरत है। यानी कंप्यूटर रियल टाइम इन फ्लाइट डिसीजन ले रहा है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सब कुछ कोड को सिखाया हुआ है, सब कुछ कंप्यूटर प्रोसेसर को बताया हुआ है। वो रियल टाइम सारे सेंसर का डेटा ले रहा है और फिर कैलकुलेट कर रहा है कि इधर वाले को कितना फायर करना है, इधर से कितनी गैस छोड़नी है जिससे कि वो सीधा हो जाए। अगर टेढ़ा हो गया है तो इधर ज्यादा गैस छोड़ो जिससे कि सीधा हो जाए। ये सब कुछ रियल टाइम होता है। तो यहाँ पे ये है कोल्ड गैस थ्रस्टर्स जो फायर हो रहे हैं। एक्चुअली इनका सबसे बड़ा रोल है जब ये स्पेस में होता है। क्यों? फर्स्ट स्टेज काफी देर तक बर्न करती है और जब फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज से अलग होती है उस वक्त आजू बाजू एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ये बहुत ऊपर जाके सेपरेट होती है। तो वहां पे एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो कोई और चीज हेल्प कर नहीं सकती। तो कोल्ड गैस थ्रस्टर्स जो हैं वो इसको फ्लिप करते हैं और फिर जब ये नीचे आने लगता है तो इसको नीचे आने दिया जाता है काफी तेज स्पीड पे। एंड उसके बाद ये जो फिन्स हैं इनको खोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कोल्ड गैस थ्रस्टर, यहाँ पे लगे हुए हैं जो फायर होते हैं, जो रॉकेट को पहले अपराइट करते हैं, फिर उसकी वर्टिकल पोजीशन को बैलेंस करते हैं, मेंटेन भी करते हैं।
और ये फिन्स हैं जो कि एयर ड्रैग देते। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना, जो ऐसे खुले हुए फिन्स हैं, जब ये खुलते हैं और इनके थ्रू जब हवा पास होती है तो वो एक शॉकवेव जनरेट करती है। क्यों? क्योंकि ये जब लॉन्च व्हीकल का फर्स्ट स्टेज वापस नीचे आ रहा होता है, ये सुपरसोनिक स्पीड पे नीचे आ रहा होता है। अब उस स्पीड में जब ये नीचे आ रहा है तो जो इसके थ्रू, इन फिन्स के थ्रू, जब तुमने देखा होगा ना, ये जो फिन्स हैं यहाँ पे देखो, इनके है ना आर पार हवा जा सकती है। देखो तुमको दिखेगा यहाँ पे, देखो है ना, इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आर पार हवा जा सकती है इनके थ्रू। तो उसके थ्रू उसके कारण जो शॉकवेव जनरेट होती है उसके चलते इमेंस ड्रैग मिलता है। और दोस्तों इनकी खास बात ये फिन्स की कि ये वही फिन्स हैं, उनका थोड़ा सा मॉडरेटेड है, इनको कहता है ग्रिड फिन्स। ग्रिड फिन के अलावा प्लेन फिन्स भी होते हैं जो कि यूज होते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से मिसाइल्स में। बिल्कुल, मिसाइल्स में, साउंडिंग रॉकेट्स में प्लेन फिन्स यूज होते हैं। ये जो फिन है तुमको क्या लगता है खाली ये खुलते हैं? नहीं, ये खुल भी सकते हैं, ये घूम भी सकते हैं। ये माना जाता है कि ग्रिड फिन्स ये जो यूज होते हैं यहाँ पे, दे इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ लैंडिंग, यानी जो लैंडिंग साइट है उस पर जो आके लैंड करेगा। इफ यू गो बैक टू दिस एनिमेशन, ये जो एक्यूरेसी है ना इसके लैंड करने की, इस एक्यूरेसी को ये ग्रिड फिन्स बढ़ा देते हैं। यानी अब देखो समझने की बात ये है, 3 बड़े पार्ट हैं। लॉन्च व्हीकल ऊपर गया, जब वो वापस आ रहा है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे पैराशूट यूज नहीं हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? स्पीड कम करने के लिए क्या यूज हो रहा है? थ्रस्टर्स फायर हो रहे हैं। यानी वही थ्रस्टर जो नीचे से उसको ऊपर लेके जा रहा है, वही मर्लिन इंजन, 1 या 2 मर्लिन इंजन यूज होते हैं जो वापस नीचे आता है, वो रेट्रो थ्रस्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रेट्रो थ्रस्ट। तो जब वही थ्रस्ट जो इसको एक बार ऊपर लेके जा रही थी, वही थ्रस्ट अब जब ये नीचे आ रहा है तो रेट्रो में काम कर रही है, क्योंकि नीचे तेज आ रहा है, मैं नीचे फायर कर रहा हूं थ्रस्टर, तो मेरी स्पीड कम हो रही है। स्पीड कितनी कम कर देते हैं ये? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 मीटर पर सेकेंड। यानी फाइनली जब ये लैंड करता है, जब यहाँ पे आके ग्राउंड पे रखा जाता है, उस वक्त, उस मोमेंट पे, उस सेकंड पे इस लॉन्च व्हीकल की वर्टिकल में स्पीड 0 मीटर पर सेकंड कर दी जाती है। लेकिन सिर्फ स्पीड 0 कर देने से ये सीधा खड़ा हो जाएगा जरूरी नहीं है। अगर टेढ़ा है और स्पीड 0 है तो ये गिर जाएगा। मेरे को उसको सीधा भी करना है। सीधा करने के लिए क्या करेंगे? अपने कोल्ड गैस थ्रस्टर्स फायर करेंगे। एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए ग्रिड फिन्स यूज करी जाएंगी। सो ये सारी चीजें थी दोस्तों, अपना कोल्ड गैस थ्रस्टर्स, वेक्टर्स एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, एंड जो अपने मेन थ्रस्टर्स हैं दे आर ऑल्सो न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी कुल मिला के न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत एक्टिवली यहाँ काम कर रहा है। और अपने बहुत मूवीज में भी देखा, अगर तुमने देखा हो तो ग्रेविटी मूवी के अंदर यूज करती है जो उसकी मेन लीड हीरोइन है फायर एक्सटिंग्विशर को। बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं ऐसे मूवीज में, माना वो रियलिटी में एस्ट्रोनॉट्स के लिए इतना कंट्रोल कर पाना उस एग्जॉस्ट को मुश्किल है, लेकिन वैसा ही कुछ फिनोमेना यहाँ यूज हो रहा है। वही फिनोमेना यहाँ यूज हो रहा है। कैसे? जो कोल्ड गैस थ्रस्टर जब इधर फायर होगा तो रिएक्शन इधर लगेगा और लॉन्च व्हीकल सीधा हो जाएगा और स्टेज नीचे आ जाएगी। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन द डे व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ एलोन मस्क, कि तुमको बता पाऊं कि उनने जो बनाई है टेक्नोलॉजी स्पेस एक्स की, वो कैसी एक बेसिक लेवल पे कैसे काम करती है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा देना और अपने दोस्तों के सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।